मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे पाया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को कैसे निकाला जाता है, और क्या होता है, और मिनरल क्या होता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको चाहिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको क्या करना है, आपको मुझे मेल करना है। मेल कहाँ दिया हुआ है, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन ये मेल आप तभी करें जब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तभी। मैं वहाँ से आपको अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स को। तो दोस्तों, अकरेंस मतलब होता क्या है, शब्द, ये जो शब्द है दोस्तों अकरेंस, अकरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अकरेंस का मतलब होता है कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है धरती का ऊपरी परत। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। दोस्तों, जितने भी मेटल पाए जाते हैं उसके लिए धरती का जो ऊपरी परत है वही मेजर सोर्स है। सोर्स मतलब स्रोत, मेजर सबसे बड़ा स्रोत है। अर्थ क्रस्ट, धरती का ऊपरी परत जो है दोस्तों, वही जो है सबसे ज़्यादा मेन स्रोत या बड़ा स्रोत है मेटल को पाने के लिए। सी वाटर की अगर दोस्तों अगर आप वो बात करते हैं, सी वाटर क्या दोस्तों, समुद्री पानी, समुद्र का पानी। तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं दोस्तों, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है दोस्तों, एक तरह का सॉल्ट है आपको। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी क्या है दोस्तों, एक तरह का सॉल्ट है। द एलिमेंट और कंपाउंड, the element or compound which occur naturally in the earth crust are known as the mineral। मिनरल क्या होता है दोस्तों, तो मिनरल एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मिनरल एक केमिकल सब्सटेंस हो, केमिकल सब्सटेंस दोस्तों एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। वो केमिकल सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर पे पाया जाए उसको हम लोग मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करना चाहे तो पूछ सकते हैं आप में आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज मिनरल, तब आप लिखेंगे द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में पाया जाए उसी को हम लोग मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ जगहों पे मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन प्रॉफिटेबली extracted from it. These minerals are called ore। दोस्तों, अगर बात करें किसकी दोस्तों, मिनरल्स की, तो दोस्तों कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार का मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक मिनरल है, सपोज दैट दिस इज द मिनरल ए। इसमें कोई मेटल जो है, इस मिनरल में कुछ मेटल जो है मान लीजिए 70% 80% पाया जाता है। तो अगर इस मिनरल ए से अगर मेटल को निकाला जाए दोस्तों, तो ये क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा हम लोग के लिए, ज़्यादा मेटल भी मिलेगा। अब वैसे मिनरल को हम लोग चुनेंगे नहीं जिसमें मात्र 2% मेटल, वैसे मिनरल को चुनकर क्या फ़ायदा होगा हमें जिसमें मात्र 2% मेटल मिलेगा। प्रोसेस का खर्च उतना ही पड़ेगा, लेकिन मेटल कितना मिलेगा दोस्तों, आउटपुट बहुत कम मिलेगा। तो हम लोग वैसे मिनरल्स को चुनते हैं जहां से मेटल निकालना हमारे लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और ऐसे मिनरल को बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं, ओर। तो ओर का अगर सिंपल डिफिनेशन दोस्तों अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओर का अगर सिंपल डिफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिखिए द मिनरल्स फ्रॉम विच, वो मिनरल जिससे मेटल कैन बी, वो मिनरल जिससे मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एक्सट्रैक्टेड। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली
कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लेना, वो मिनरल जिससे मेटल निकाला जा सकता है आसानी से और सस्ते में, तो उसी को हम लोग ओर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ओर बोल देंगे। ये डिफिनेशन किसका है? ओर्स का। तो अब तक दोस्तों आप लोग ओर और मिनरल के बारे में समझ गए होंगे कि ओर और मिनरल क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कैसे मेटल्स को निकाला जाए। तो दोस्तों यहाँ कहता है कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को पढ़ रखा है। कंडीशन ये है कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो दोस्तों जाइए पिछले वीडियो में, वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को पढ़ा रखा है। अगर दोस्तों कहता है कि अगर देखो दोस्तों, कुछ मेटल जो होता है अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है। जो अर्थ क्रस्ट है दोस्तों, वहाँ पे कुछ मिनरल, कुछ मेटल्स जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, और कुछ मेटल दोस्तों एज अ कंबाइंड या कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। दोस्तों कुछ मेटल जो है कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। अब दोस्तों कैसे? देखिए, सिल्वर, मान लीजिए गोल्ड है आपका, तो गोल्ड दोस्तों इसी तौर पे पाया जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे जिंक की, तो जिंक जो है दोस्तों जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये क्या हुआ? कंबाइंड फॉर्म हुआ मेटल का, और ये क्या हुआ? फ्री फॉर्म हुआ मेटल का, फ्री स्टेट हुआ मेटल का। ठीक है दोस्तों, कुछ मेटल जो है क्या होता है अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है, और कुछ जो होता है अपने कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। जो मेटल दोस्तों हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है दोस्तों? तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल दोस्तों आपको गोल्ड होता है। और गोल्ड जो है, जो भी सबसे कम रिएक्टिव है दोस्तों, वो जो है आपको फ्री स्टेट में ही पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग लिस्ट रिएक्टिव की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब दोस्तों क्या होता है? ये सब दोस्तों फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्या होता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सिल्वर और कॉपर जो है, सिल्वर और कॉपर जो है कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। ये सिल्वर और कॉपर जो है दोस्तों कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। और कैसे पाया जाएगा? तो या तो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा, या ऑक्साइड के फॉर्म में। जैसे सिल्वर सल्फाइड हो गया दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और प्लेटिनम, ये सब क्या है दोस्तों? फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, प्लेटिनम भी फ्री स्टेट में होगा। लेकिन सिल्वर और कॉपर दोस्तों कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाएगा और फ्री स्टेट में भी पाया जाएगा। सिल्वर और कॉपर दोस्तों कंबाइंड फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाएगा? तो ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। अब अगर एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के टॉप में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है दोस्तों? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में जितने भी मेटल हैं दोस्तों, वो सब क्या है? हाईली रिएक्टिव है दोस्तों। क्या है? हाईली रिएक्टिव। जो भी मेटल हाईली रिएक्टिव है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जो मेटल दोस्तों ये मिडिल स्टेट में है, मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच में है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब दोस्तों मॉडरेटली रिएक्टिव है, न बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है न बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये अपना बीच का पाथ चुन के मॉडरेटली रिएक्टिव हो गया। अब ये जो है जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, ये सब किस फॉर्म में पाया जाएगा दोस्तों? तो जिंक जो है दोस्तों, जिंक जो है सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। ये जो मिडिल वाले हैं जैसे जिंक, आयरन, लीड, कॉपर और आयरन, लीड और कॉपर, ये दोस्तों एज ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। सल्फाइड के भी फॉर्म में पाया जा सकता है, और कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे जिंक जो है एज जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है,
और जिंक सल्फाइड को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, जो कि आप लोग हायर क्लास में क्लास 12th में आएंगे तो जरूर आप लोग पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से पास होकर जरूर क्लास 12th में आएंगे। ठीक है। और दोस्तों आयरन, आयरन जो है आयरन पाइराइट FeS2 के फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। ये लीड हो गया दोस्तों, लीड क्या होता है, लीड जो है Pb जो है सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। PbS लीड जब सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों तो इसका नाम होता है गलेना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अभी तक देख ली। और दोस्तों क्या बात है कि यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड। आपको दोस्तों जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि लगभग जितने मेटल हैं उनका जो ओर है वो सब एज अ मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है रिएक्टिव एलिमेंट है और वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन जो है एक रिएक्टिव मेटल है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धरती पे पाया जाता है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार दोस्तों हम लोग जो है मेटल को 3 भाग में बांट दिए हैं। हम लोग मेटल को दोस्तों 3 भाग में बांट दिए हैं। किस किस भाग में बांटे हैं, तो वैसे मेटल्स जो कम रिएक्टिव हैं, दूसरा मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिव हैं, तीसरा हाई रिएक्टिविटी। और जब हमने इन तीनों जब दोस्तों हमने मेटल को क्लासिफाई किया है हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव, तो दोस्तों इन सभी प्रकार के मेटल के लिए अलग अलग तरीका हम लोग अपनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अलग अलग तरीका अपनाएंगे इन सब मेटल को प्राप्त करने के लिए। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द ओर। प्योर मेटल को दोस्तों आसान बात नहीं होता है, ओर से प्योर मेटल निकालने में दोस्तों बहुत सारा प्रोसेस होता है, मैनी प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस को फॉलो करने के बाद दोस्तों प्योर मेटल पाया जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे हम लोग मेटल्स को प्योर मेटल पाएंगे दोस्तों, तो ये देखो ये एक रास्ता दिया हुआ कैसे हम लोग प्योर मेटल को पाएंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, मिनरल लिए, अब मिनरल हमें मिला, अब देखें मिनरल में इस मेटल का परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा है, तो उस मिनरल को हम लोग क्या बोल देंगे, ओर बोल देंगे। मिनरल का डिफिनेशन क्या था दोस्तों, मिनरल का डिफिनेशन क्या था आपको याद होगा, मिनरल का डिफिनेशन क्या है दोस्तों कि वैसे सब्सटेंस जिनसे मेटल को हम लोग मेटल क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिनरल का डिफिनेशन क्या था, तो मिनरल का डिफिनेशन था कि जो भी केमिकल सब्सटेंस जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उनको हम लोग मिनरल बोल देंगे। और का डिफिनेशन क्या था दोस्तों, कि और का डिफिनेशन क्या था, द मिनरल वैसा मिनरल जिससे मेटल को हम लोग आसानी से और मतलब सस्ते तरीके से निकाल सकते हैं, उसको ओर बोल दिए। तो दोस्तों ओर हमें मिल चुका है दोस्तों, क्या हो गया, अब हमें ओर मिल चुका है। अब दोस्तों ओर को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग बोल सकते हैं ड्रेसिंग बोल सकते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर बोल सकते हैं। सिंपली जितने भी इम्प्योरिटीज दोस्तों प्रेजेंट होता है, जितना भी अनवांटेड मटेरियल, जिस ओर के साथ जितना भी अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ क्या दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल क्या है दोस्तों,
अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल मतलब कुछ भी उसके साथ जो गंदगी चिपका हुआ है वो चीज़, अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ओर, फ्रॉम ओर इज नॉन एज, नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ओर इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब साफ, ओर को साफ करना। ठीक, अब दोस्तों हमें ओर मिल चुका है। अब उसमें से कौन सा मेटल हमें चाहिए, हाई रिएक्टिविटी वाला है या मीडियम रिएक्टिविटी वाला है या लो रिएक्टिविटी वाला है। तो दोस्तों जो हाई रिएक्टिविटी वाला अगर मेटल है तो कैसे मिलेगा हमको, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल का ओर है तो उसका तो दोस्तों हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद ही प्योर मेटल मिलेगा। एंड सेकेंड चीज़ दोस्तों कि अगर मीडियम रिएक्टिविटी वो मेटल जो मीडियम रिएक्टिव थे उनका ओर है, जैसे जिंक का ओर हो गया, आपको जिंक का ओर हो गया, आयरन का ओर हो गया, लेड का ओर हो गया, ये सब क्या है, वैसे मेटल्स के ओर होंगे जो कि मीडियम रिएक्टिव हैं। मीडियम रिएक्टिव के केस में दोस्तों जो ओर होता है, जो मेटल होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल जो है कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाएगा या सल्फाइड फॉर्म में पाया जाएगा। मतलब जो ओर मिलेगा हमें वो कार्बोनेट ओर होगा और सल्फाइड ओर होगा। अगर कार्बोनेट ओर होगा दोस्तों तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे। सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे। अब ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है दोस्तों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देंगे, मतलब रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों जो लो रिएक्टिव मेटल ओर है, लो रिएक्टिव मेटल ओर जैसे जो लो रिएक्टिव मेटल ओर थे दोस्तों, क्या क्या था लो रिएक्टिव मेटल ओर, तो सिल्वर था, गोल्ड था, यही सब जो है आपका लो रिएक्टिव मेटल ओर था। तो ये सब जो है आपको सल्फाइड ओर में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगा और उसका रिफाइनिंग मतलब उसका साफ सुथरा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली बात कि ये कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करेंगे, तो कैल्सिनेशन को दोस्तों हम लोग किस लिए यूज करेंगे, कार्बोनेट ओर के लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। कैल्सिनेशन को किस लिए यूज करेंगे दोस्तों, कार्बोनेट ओर के लिए। रोस्टिंग कब यूज करेंगे हम लोग, जब भी सल्फाइड ओर होगा तो दोस्तों क्या, जब भी आपको सल्फाइड ओर होगा, जब भी आपको सल्फाइड ओर होगा, सल्फाइड ओर होगा तो हम लोग रोस्टिंग यूज करेंगे। जब आपको कार्बोनेट ओर है आपको कैल्सिनेशन यूज करना है, जब आपको सल्फाइड ओर है आपको रोस्टिंग यूज करना है। अब दोस्तों बात यह है कि ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है क्या, एक मिनट जरा आप वेट करना। लो दोस्तों अब मेरा सस्ता वाला व्हाइट बोर्ड बन चुका है। कैल्सिनेशन दोस्तों अगर बात करते हैं किसी कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन दोस्तों किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर, पहला कंडीशन है यूज फॉर कार्बोनेट और दूसरा दोस्तों कैल्सिनेशन में जो ओर होता है दोस्तों उसको हीट करते हैं, ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। और टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, हाई, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों क्या है दोस्तों, क्या है हाई टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ से कैल्सिनेशन का यही डिफिनेशन हो गया। अगर आपको एग्जाम में आएगा और आपने इस चीज को लिख दिया दोस्तों, तो आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रुकेगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कैल्सिनेशन में हम लोग ओर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ओर को अब्सेंस ऑफ एयर, हवा के प्रेजेंस में अगर हीट नहीं करते हैं ओर को हाई टेम्परेचर पे, तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जरा ये रोस्टिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, रोस्टिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर से ये व्हाइट बोर्ड बन गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा रोस्टिंग की बात कर लेते हैं। रोस्टिंग क्या बोला है, रोस्टिंग। तो दोस्तों रोस्टिंग जो है किसके लिए यूज होता है, रोस्टिंग जो है दोस्तों सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। ठीक है, रोस्टिंग क्या है दोस्तों, सल्फाइड ओर के लिए यूज होगा, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। रोस्टिंग किस लिए यूज होगा दोस्तों, तो आपको सल्फाइड ओर के लिए यूज होगा। दूसरा, ओर जो है रोस्टिंग में ओर को हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बस इतना ही डिफरेंस है। रोस्टिंग में क्या करना है आपको, सल्फाइड ओर को हीट करना है। रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर के लिए आप इस्तेमाल करोगे, और रोस्टिंग में जो भी सल्फाइड ओर है उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे। ठीक है, तो बस इतना ही था दोस्तों कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। इनरिचमेंट ऑफ ओर, क्या दोस्तों, इनरिचमेंट ऑफ ओर। Ore mined from the earth are usually contaminated with a large amount of impurities such as soil, sand, etc. are called gang. गैंग क्या है दोस्तों, गैंग मारपीट वाला नहीं, गुंडा बदमाश वाला गैंग नहीं। गैंग क्या है दोस्तों, इम्प्यूरिटीज है दोस्तों, इम्प्यूरिटीज है दोस्तों। गैंग क्या है, इम्प्यूरिटीज। मतलब गैंग जो है वो गंदगी है, गैंग क्या है, वो गंदगी है जो ओर के साथ अटैच्ड होता है। जब दोस्तों हम लोग ओर को निकालते हैं अर्थ से, तो उसके साथ, उस ओर के साथ जो है दोस्तों बड़े ही अमाउंट में गंदगी, ये गंदगी इन द सेंस मतलब उसके साथ, उस ओर के साथ सॉइल या सैंड होगा, उसी को हम लोग गैंग बोलेंगे। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट विथ ओर इज कॉल्ड गैंग, याद रखना। ठीक है, और द इम्प्यूरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रियर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल निकालने से पहले दोस्तों हमें इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग। यूज फॉर, जब क्या था दोस्तों, द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर। अब ओर से अगर दोस्तों हमें गंदगी मतलब गैंग को रिमूव करना है, ग से गंदगी, ग से गैंग। जब भी आपको गैंग के बारे में पूछेगा तो याद रखना, ग से गैंग तो ग से गंदगी। ठीक है, गैंग क्या है, गंदगी जो कि ओर के साथ प्रेजेंट होता है। अगर हमें ओर से गैंग को रिमूव करना है तो दोस्तों ये डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर। डिपेंड करता है दोस्तों किस पे, कि ओर का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और गैंग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। गैंग को ओर से हटाने के लिए अलग अलग दोस्तों हम लोग तरीका यूज करते हैं। अब वो तरीका क्या है दोस्तों, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। दोस्तों अभी हम लोग उस मेटल्स को निकालने की बात कर रहे हैं, उस मेटल को निकालने की बात कर रहे हैं जो एक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, नीचे है। और जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो किस तरह का होगा दोस्तों, अनरिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा। और हमने आपको बताया था कि जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज के लास्ट पे पाया जाता है या अनरिएक्टिव होता है, वो दोस्तों एज अ सल्फाइड
सल्फाइड पाया जाता है। कैसे दोस्तों? एज ए सल्फाइड पाया जाएगा। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन। जैसे दोस्तों सिनाबार, सिनाबार क्या है? सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, HgS। ये क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं सिनाबार। सिनाबार, सिनाबार क्या है? ओर ऑफ मरकरी। ओर ऑफ मरकरी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं सिनाबार। ठीक है, क्या करना है अब हमें? सिनाबार को हीट करना है। When it is heated in air। अब दोस्तों सिनाबार बताओ, सिनाबार एक सल्फाइड ओर हुआ कि नहीं? और जब सल्फाइड ओर हुआ तो इसके लिए रोस्टिंग यूज करेंगे। रोस्टिंग क्या था दोस्तों? कि ओर को अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यही रोस्टिंग है। तो दोस्तों इस सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके हम लोग किस में बदल लिए? मेटल ऑक्साइड, मतलब मरकरी ऑक्साइड में बदल दिए। अब मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मरकरी। मरकरी ऑक्साइड को हम लोग मरकरी में बदल देंगे फिर से हीट कर कर। ठीक है दोस्तों, चलो इसको जूम कर दिया। देखो यहाँ पे HgS है, मरकरी सल्फाइड है जिसको हम लोग सिनाबार बोलते हैं। ठीक है, इसको ये सल्फाइड ओर था, रोस्टिंग करना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस ओर को हीट किए। जब HgS मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा? मरकरी जो है अपना ऑक्साइड बनाएगा, मरकरी ऑक्साइड के फॉर्म में तुमको मिलेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब दोस्तों जो मरकरी ऑक्साइड मिला तुमको, उस मरकरी ऑक्साइड को हीट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। और देखो ये मरकरी ऑक्साइड है, यहाँ मरकरी जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यहाँ मरकरी अकेला मिला तुमको, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। चलो उसी तरह दोस्तों कॉपर की बात करते हैं। कॉपर भी दोस्तों जो है एज ए कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। और कॉपर सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा? Cu2S। कोई शक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये कॉपर सल्फाइड है, फिर से सल्फाइड और आया, सल्फाइड और आया, इसका मतलब इसका रोस्टिंग करवाना है। रोस्टिंग करवाना है मतलब सिंपल दोस्तों कि मेटल सल्फाइड जो है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे। उस मेटल सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अब उस मेटल ऑक्साइड को क्या करोगे? हीट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको? प्योर मेटल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है तुम्हारा दो कॉपर सल्फाइड जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये तुमको कॉपर ऑक्साइड दिया प्लस कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिया। अब ये कुछ अनरिएक्टेड पार्ट जो है कॉपर सल्फाइड का फर्स्ट रिएक्शन से बचा हुआ है। अब वो कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ उसके साथ रिएक्ट करके तुमको प्योर कॉपर देगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं किसकी? उन मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाया जाता है। और जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाया जाता है वो कौन कौन है दोस्तों? जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, यही सब है। और ये सभी जो है दोस्तों क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव है, मतलब ना ही हाईली रिएक्टिव है ना ही लिस्ट रिएक्टिव है। और ये सब किस फॉर्म में पाया जाएगा दोस्तों? आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब दोस्तों एज ए सल्फाइड पाया जाएगा या तो एज ए कार्बोनेट पाया जाएगा। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगर दोस्तों क्या है, अगर कोई भी मेटल जो है अपने ऑक्साइड में पाया जाता है, कि अगर कोई भी मेटल इस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ से दोस्तों सिंपल सी बात करनी होगी, हीट कर देंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्बोनेट और सल्फाइड में पाया जाता है तो पहले या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग करना पड़ेगा। चलो चूंकि ये सभी मेटल जो हैं जिंक, आयरन, लीड और कॉपर, ये जो है दोस्तों किस फॉर्म में पाए जाते हैं? यूजुअली ये जो है प्रेजेंट होता है सल्फाइड और कार्बोनेट नेचर में। ठीक है, तो रिडक्शन से पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट को ये रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कराना होगा। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग। The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air। यही तो रोस्टिंग है। This process is known as roasting, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है,
और बाकी जो बात करें कार्बोनेटेड की, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड। अगर कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदलना है तो इसको भी हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर लिमिटेड एयर, या आप बोल सकते हैं ऑब्सेंस ऑफ एयर में, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन। तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन दोस्तों, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक। अब हम लोग जिंक का देख रहे थे दोस्तों, तो जिंक जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, जिंक जो है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, और जिंक सल्फाइड का नाम दोस्तों इस ओर का नाम होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है दोस्तों, जिंक ब्लेंड, ठीक है। क्योंकि ये और जो है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करना पड़ेगा। जब जिंक को दोस्तों हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिला प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, ठीक। अब जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड मिल गया। यहाँ फर्दर आप हीटिंग यूज करोगे तब जाके आपको जिंक एज अ प्योर फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में पाया गया तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हीट करेंगे लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। देखो दोस्तों ये कैल्सिनेशन प्रोसेस है और इस कैल्सिनेशन प्रोसेस में जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन के साथ हीट नहीं किया गया है, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड, फिर जो आपको जिंक का ऑक्साइड मिला दोस्तों, इस जिंक के ऑक्साइड को क्या करोगे, कार्बन के साथ हीट कर दोगे, कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जिंक मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। The metal oxide are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agent such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. दोस्तों आपको जो भी जो है जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो भी मेटल है उनका ओर के ऑक्साइड को, मतलब उनके ओर के ऑक्साइड को, मतलब जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड को जब हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिला। इस जिंक ऑक्साइड के लिए कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन एज अ, यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया दोस्तों, रिडक्शन हो गया, और जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और जिंक का रिडक्शन। अब दोस्तों आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से तो पहले भी परिचित हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसको। अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट के लिंक को ओपन करिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन दोस्तों हमने यूज किया है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, मतलब ये कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों हम लोग अल्युमिनियम को भी यूज करते हैं, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, या कैल्शियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस द मेटल ऑफ द लोअर रिएक्टिविटी। और अगर दोस्तों आपसे कोई सवाल पूछ दे कि जब हम लोग जो जिंक आयरन लीड और कॉपर का जब हमें ऑक्साइड मिलता है तो इनको मेटल में बदलने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है सोडियम कैल्शियम अल्युमिनियम या मैग्नीशियम ये सब होता है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सोडियम कैल्शियम अल्युमिनियम ये सब दोस्तों क्या है, सोडियम कैल्शियम अल्युमिनियम मैग्नीशियम ये सब दोस्तों क्या है, ये सब जो है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में है वो क्या कर सकता है, उन लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है अपने उसके कंपाउंड से। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात करते हैं दोस्तों, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 है। जब MnO2 को हम लोग हीट करेंगे अल्युमिनियम पाउडर के साथ, देख सकते हो अल्युमिनियम पाउडर, तो अल्युमिनियम क्या कर देगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड से अल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन को छीन लेगा, और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होगा रिड्यूस होकर मैग्नीज में बदल जाएगा, और अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होकर Al2O3 बन जाएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट, और ये जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है दोस्तों, ये एक जो थर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। और जो अमाउंट ऑफ हीट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है दोस्तों,
एक्सोथर्मिक होता है। ये सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और इतना हीट रिलीज होता है कि जो मेटल मिलता है हमें वो किस फॉर्म में मिलता है दोस्तों, मोल्टेन फॉर्म में मिलता है। इनफैक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 जो रिएक्शन होता है दोस्तों Fe2O3 का, उसको क्या करते हैं, Fe2O3 जब अल्मीनियम के साथ रिएक्ट करता है तो दोस्तों हम लोग इसको एज अ रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्माइट रिएक्शन। अगर आपसे कोई भी थर्माइट रिएक्शन का नाम पूछेगा, थर्माइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें Fe2O3 मतलब Fe2O3 को हम लोग हेमेटाइट भी बोलते हैं। हेमेटाइट को जब हम लोग अल्मीनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन प्लस Al2O3 मिलेगा और अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। अब दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अब जो भी टॉप में रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में जितने भी मेटल थे, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में कौन कौन से मेटल थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्मीनियम। इन सभी को, अगर इन सभी मेटल को हमें पाना है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में पाए जाते हैं वो सभी क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। क्योंकि दोस्तों ये जो भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में पाए जाते हैं वो सब क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो फ्री स्टेट में तो पाया जाएगा नहीं। और जब ये कंपाउंड स्टेट में पाया भी जाता है तो सिंपली हम लोग इसके कंपाउंड को हीट कर कार्बन के साथ हीट कर जो है दोस्तों हम लोग प्योर मेटल नहीं पा सकते हैं। जैसे कार्बन है दोस्तों, तो कार्बन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर है। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अल्मीनियम एक्सेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन जो है अल्मीनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी मेटल को ऑब्टेन करते हैं दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। जैसे दोस्तों अगर हमें सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मीनियम को प्राप्त करना है, सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मीनियम को प्राप्त करना है तो हम लोग NaCl, CaCl2, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट का दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं। कैसे दोस्तों, आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को मोल्टेन फॉर्म में लेकर। द मेटल आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। मेटल क्या होगा दोस्तों, कैथोड पे डिपॉजिट होगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड क्या होता है दोस्तों, कैथोड क्या होता है, कैथोड जो है दोस्तों आपको निगेटिव होता है, एनोड जो है आपको पॉजिटिव होता है। और जो भी मेटल होता है दोस्तों, मेटल क्या होता है आपको पॉजिटिव होता है, और जो भी तुमको आयंस होता है वो क्या होता है, वो मेटल जो होता है एज ए कटायन के फॉर्म में पाया जाता है। और जो क्लोरीन है दोस्तों वो एज ए अनायन के फॉर्म में पाया जाता है। अनायन क्या होता है, निगेटिव। तो प्लस जो है माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, इसलिए कटायन कैथोड की ओर जाएगा और अनायन जो है एनोड की ओर जाएगा। तो जैसे कि आज दोस्तों अगर हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे जो है दोस्तों सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर Na+ आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सोडियम एलिमेंट में बदल जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, Cl- जो है Cl2 में बदल जाएगा। इसी तरह हम लोग अल्मीनियम का भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों चूँकि हमें मेटल मिल चुका है, अब इस मेटल में भी अभी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा। इस इम्प्योरिटीज को दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। द मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड एबव आर नॉट वेरी प्योर। जो भी मेटल हम लोग ऊपर किए गए प्रोसेस से पा रहे थे वो मेटल जो है दोस्तों प्योर नहीं होता है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो है दोस्तों उनमें प्रेजेंट होता है, जिसको निकालना जरूरी होता है ताकि हमें तो प्योर मेटल चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्या, द मस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को साफ सुथरा करने के लिए
इम्प्योर मेटल में को प्योर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, तो चलो दोस्तों देखते हैं। मैनी मेटल सच एज कॉपर, बहुत सारे मेटल जैसे कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली इलेक्ट्रोलिटिकली ठीक है। तो जितने भी मेटल हैं जैसे दोस्तों कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, निकेल हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब को दोस्तों हम लोग रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं दोस्तों, तो जो भी इम्प्योर मेटल होता है इज मेड द एनोड, जो इम्प्योर मेटल है दोस्तों उसको एनोड बना देते हैं और एक पतला स्ट्रिप लेते हैं प्योर मेटल का कैथोड पे, और सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, जो मेटल हमें प्राप्त करना है उसी मेटल सॉल्ट को हम लोग एज ए सॉल्यूशन बनाकर उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। द अपरेटस, यहाँ पे अपरेटस दिखाया गया है, देखो ये क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जा रहा है कॉपर का, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जा रहा है कॉपर का। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या पाना था, कॉपर पाना था, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट। जब आपको कॉपर प्राप्त करना है तो आपने कॉपर का सॉल्ट लिया और उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब आप इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करेंगे तो जो प्योर मेटल है दोस्तों एनोड से डिजॉल्व हो जाएगा, एनोड पे क्या होगा, डिजॉल्व होते जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट पे डिपॉजिट होगा कैथोड पे। और दी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगा, जो इम्प्योरिटीज दोस्तों घुलने वाला होगा वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, जबकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होगा, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज द एनोड मड। दोस्तों देखो, जैसे कि अगर मान लो कि आपको कॉपर प्राप्त करना है, तो आपको कॉपर प्राप्त करना है, आपने क्या किया, ये एक बीकर है, सबसे पहले कि आपको कॉपर प्राप्त करना है, कॉपर, तो कॉपर का एक सॉल्ट लिया मोल्टेन स्टेट में, कॉपर का एक सॉल्ट लिया आपने मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। इस कॉपर के सॉल्ट को क्या करिए, क्या आपने मोल्टेन स्टेट में ले लिया, तो ये मान लो ये ब्लू क्या हो गया, कॉपर सल्फेट मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़। अब आपको क्या लेना है दोस्तों, एनोड, एनोड क्या लेना है आपको, एनोड। तो जो इम्प्योर मेटल है दोस्तों, जो इम्प्योर है, मान लो जो इम्प्योर है उसको आप एनोड पे ले लो, ठीक, एनोड कैसा कर दो, मोटा। जो इम्प्योर मेटल है कॉपर का उसको कैसा ले लो, एनोड पे ले लो और मोटा ले लो, और जो प्योर है दोस्तों उसको पतला सा ले लो। अब दोस्तों इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दो, ठीक है, एक को प्लस से एक को माइनस से, तो एनोड पे क्या होगा दोस्तों, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कॉपर +2 जो है दोस्तों इस सॉल्यूशन में जाएगा और फिर ये कैथोड पे चला जाएगा, ये कॉपर +2 क्या हो जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। तो ये एनोड धीरे धीरे आप देखोगे कि ये पतला होते जा रहा है, ये एनोड लास्ट में क्या हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, और कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड जो है बाद में दोस्तों आपको मोटा हो जाएगा, कैथोड क्या हो जाएगा, आपको मोटा हो जाएगा। यहाँ से जो भी प्योर कॉपर था वो कैथोड, एनोड पे जो भी प्योर कॉपर था वो कैथोड पे आ गया। और दोस्तों जो भी इम्प्योरिटीज होगा, जो सॉल्युबल होगा वो तो इसी सॉल्यूशन में घुल जाएगा, और जो सॉल्युबल नहीं होगा वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगा और उसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। आप देख सकते हो इसमें भी वही चीज़ है, क्या है आपको यहाँ पे देखो, आपको क्या प्राप्त करना था, आपको जो है कॉपर प्राप्त करना था, तो कैथोड लिए हैं और एनोड लिए हैं। एनोड क्या होता है, प्लस होता है, कैथोड निगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ से देखो, इस एनोड से कॉपर +2 क्या है, निकल कर इस कैथोड पे जमा हो रहा है, तो कैथोड क्या हो जाएगा, बाद में मोटा हो जाएगा, और एनोड क्या हो जाएगा, और पतला हो जाएगा, ठीक है। एनोड पे क्या लिए हैं, तो एनोड पे इम्प्योर कॉपर मेटल, इम्प्योर कॉपर मेटल है, और कैथोड पे क्या है, तो प्योर मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है दोस्तों। चलो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, अगर कोई पूछता है तो।
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है दोस्तों? एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर मेटल को एनोड पे रखा जाता है। इम्प्योर मेटल को कहाँ रखा जाता है? एनोड पे, और पतले स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को कैथोड बनाया जाता है। और एक सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन को दोस्तों हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं। और जब हम लोग करंट को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो प्योर मेटल होता है एनोड से, वो डिजॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। जो प्योर मेटल होता है एनोड से, वो डिजॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट में, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, उतना ही अमाउंट ऑफ मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट से निकल के डिपॉजिट होता है कैथोड पे। कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होता है दोस्तों, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो सॉल्यूशन में जाता है, बाकी और कुछ इनसॉल्युबल, दोनों तरह के लोग होते हैं दोस्तों, बुरा भी अच्छा भी। उसी तरह इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी होता है, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो क्या हो सकता है? डिजॉल्व नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है? नीचे एनोड के बॉटम पे बैठ जाता है, जिसको हम लोग एनोड मड बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या आ गया? क्रोजन आ गया। तो क्रोजन दोस्तों पढ़ा हुआ चैप्टर है आप सभी का, और मैंने भी क्रोजन को यहाँ से ज़्यादा डिटेल में हमने कर रखा है। तो दोस्तों जाइए क्रोजन के वीडियो को ढूंढिए और क्रोजन के बारे में ज़रूर जानिए, ठीक है दोस्तों। क्रोजन के वीडियो में ही आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, तो जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए आप। और तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर क्या होता है, आज यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, और प्लीज़ दोस्तों कमेंट भी करिएगा। आप सभी लोग क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, कमेंट भी करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है आपको? बिल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। टाटा बाय बाय।